आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये बृहद मंच झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जेपीएससी एग्जाम तथा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, साथ ही जेएसएससी सीजीएल या झारखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित एक व्यापक बृहद मंच है। इसके माध्यम से आप सभी झारखंड राज्य का संपूर्ण अध्ययन, साथ ही समान अध्ययन के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन और साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स की व्यापक बृहद विस्तृत विषय वस्तु आप सभी को प्रतिदिन यहाँ पर रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही हैं। आप सभी क्लासेस को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में हर विषय की आपकी एक जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप झारखंड राज्य विशेष यहाँ से कर सकते हैं, समान अध्ययन और करंट अफेयर्स, साथ ही अन्य विभिन्न विषय आपको एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलती हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निशुल्क करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रति माह आप सभी उस पत्रिका को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप पत्रिका आपको आजाद जेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिलेगी। ये एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए आजाद जेपीएससी एकेडमी, आपको ऑफिशियल ऐप हमारा खुल करके आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको चक्रव्यूह करंट अफेयर्स प्रति माह मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही आप सभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज आप सभी के एग्जाम को लेकर के हैं और साथ ही आप सभी व्यापक तैयारी हमारे साथ एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को आसान भाषा में आप सभी को नाम मात्र के शुल्क में आपको कंप्लीट कराया जाता है। तो आप सभी इस YouTube चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से व्यापक तैयारी अपनी प्रारंभ करिए। यदि आप पहली बार जो है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए वो आपको मिस ना हो, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आए। सभी क्लासेस आप सभी को इस चैनल पर निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। एप्लीकेशन में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम नाम मात्र के शुल्क में मिलेगा। साथ ही इस चैनल को सभी छात्रों तक, झारखंड राज्य के सभी छात्रों तक पहुंचाइए ताकि सभी क्लासेस सभी को मिल सकें और व्यापक स्तर पर तैयारी सभी छात्र कर सकें। तो यहाँ पर आपको रेगुलर निरंतर हमारे द्वारा क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। इस चैनल को सभी तक पहुंचाने का कार्य आप सभी का है, तो एक बार इसको जरूर साझा करिए, जरूर शेयर करिए। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 वितरित किए जा चुके हैं। 27 मार्च 2022 को ये इवेंट हुआ था आपका, और ये जो इस बार दिए गए हैं 94th यानी कि 94वें ऑस्कर अवार्ड का वितरण हुआ है। ठीक है, और ये अवार्ड जो है आपके लॉस एंजलिस यूएसए में जैसा कि इनका आयोजन होता है, तो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में जो है ये अवार्ड प्रदान किए गए। तो इसमें जो काफ़ी कैटेगरी हैं, मल्टीपल कैटेगरी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है। 3-4 चीज़ें आप याद कर लीजिए जो उम्मीद है कि प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले ही कैटेगरी होती है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी। ठीक है, तो एक फिल्म है यहाँ पे कोडा, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। पहली कैटेगरी आप लोग लिख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपकी कौन सी है? इसके निर्देशक का नाम है सियान हेडर। सियान हेडर के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी कोडा। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका ऑस्कर की कैटेगरी में आपको दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा जो विषय वस्तु है वो ये है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया। इस बार बहुत चर्चित रहा इस बार का ऑस्कर, और नाम आप सब जानते होंगे या फिर इनको आपने देखा होगा, बिल स्मिथ। बिल स्मिथ को जो है इस बार का ऑस्कर का ये पर्सन है बिल स्मिथ। यहाँ पे थप्पड़ कांड भी बड़ा चर्चा में था। ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला, लेकिन एक इवेंट हो गया, घटना हो गई, और इनके द्वारा जो एंकरिंग कर रहे थे क्रिस रॉक, उसको जो है थप्पड़ मार दिया गया। अब ये कुछ व्यक्तिगत मसला जो भी हो इनका, इसको लेकर के ऑस्कर एकेडमी के द्वारा जो है 10 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। तो ऑस्कर में बिल स्मिथ के द्वारा क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने की घटना बड़ी चर्चा में रही है, तो इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है बिल स्मिथ को। फिल्म का नाम जो है किंग रिचर्ड है। किंग रिचर्ड फिल्म के अभिनय के लिए किंग रिचर्ड, ठीक है, अभिनेता है बिल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो इस बार मिला है उसका नाम है जेसिका चेस्टन। जेसिका चेस्टन, ये है जेसिका चेस्टन।
जेसिका चेस्टन। बस ये 3 महत्वपूर्ण हैं। बाकी देखो बहुत सारी कैटेगरी है यहाँ पे, ये आप कैटेगरी यहाँ पे देख रहे हैं। बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आपका जेसिका चेस्टन को मिला है। इनकी जो फिल्म है, फिल्म का नाम लिख लीजिएगा, द आइज ऑफ टैमी फेयर। टैमी फेयर, द आइज ऑफ टैमी फेयर, द आइज ऑफ टैमी फेयर। इस फिल्म के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को मिला है। ठीक है, इसके बाद फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आपकी है वो है कोडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 कैटेगरी हैं। बाकी देखो कई सारी कैटेगरी हैं। शॉर्ट फिल्म एनिमेशन द विंडशील्ड वाइपर को मिला है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय को मिला है। बेस्ट म्यूजिक ड्यून को मिला है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग ड्यून को मिला है। तो ऐसे करके कई सारे पुरस्कार, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट म्यूजिक ड्यून, 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 विजुअल इफेक्ट ड्यून, ड्यून, तो ये कई सारे पुरस्कार जो है, चाहे वो प्रोडक्शन डिज़ाइन को लेकर हो, वेस्ट साइन को हो, सिनेमेटोग्राफी को लेकर के हो, एडिटिंग को लेकर हो, म्यूजिक को लेकर के हो, ड्यून को गया है। ठीक है, ये हाँ ये एकेडमी पुरस्कार हैं और यूएसए में ही जो है संचालित होते हैं हर साल। वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है। पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी, भारत की भी कई फिल्में जो है जाती हैं ऑस्कर में, तो नॉमिनेट किया जाता है। ये एक तरीके से आपका वार्षिक पुरस्कार है और ये पूरे विश्व स्तर पर जो बड़ी फिल्में हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सबको लिया जाता है। ठीक है, ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेटेड होती हैं। ठीक, तो ये आपका जो है ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं 94 से मुझे जो लगती हैं। पहली बात ये पता होना चाहिए कौन सा ऑस्कर है। ठीक है, बिल स्मिथ का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहा है इस बार, तो हो सकता है कि आ जाए, कहीं पर भी प्रश्न पूछ लिया जाए। बस इतना ही आपको ज़्यादातर याद रखना है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसको साथ में मेरे याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार साथ में फिर से हम लोग देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? कोडा। बिल्कुल याद कर लेना, दिमाग में, आसान नाम है कोडा। इसके निर्देशक का नाम है सियान हेडर। ठीक है, सियान हेडर के डायरेक्शन में कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, दिमाग में बैठा के रखना है, फिल्म का नाम है किंग रिचर्ड। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसिका चेस्टन को, द आइज ऑफ टैमी फेयर। ये जो है इनका जो फिल्म है। क्लियर है, स्पष्ट है। बाकी सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। कोई मतलब कितना याद करोगे, याद ही नहीं रहेगा, फिर सारी भूल जाएंगी कैटेगरी। तो इतने से उम्मीद है कि आपको जो भी चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। चलिए, और इनको जो है 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, सभी प्रकार के एकेडमी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, सारी चीज़ें। एक रिपोर्ट आई है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आई है। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क के द्वारा से ये जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही ये जारी की जाती है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 आ चुकी है, ध्यान रखना है। इसका ये 10वां संस्करण है। 18 मार्च 2022 को ये रिपोर्ट आई है। सब लोग इस रिपोर्ट के बारे में लिख लेंगे। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। कब आई है ये आपका? इसका 10वां संस्करण है। सबसे पहले 10th एडिशन है। 18 मार्च को ये रिपोर्ट आपकी आ चुकी है। हर साल आती है ये रिपोर्ट। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है इस उद्देश्य का? जितने भी सदस्य देश हैं उनके नागरिकों की संतुष्टि, उनके प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना, ताकि जैसे कि इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग से पता चलता है कि उस देश के लोगों के अंदर अपने देश की सरकार, उसकी पॉलिसी और उन सब के प्रति क्या रुझान है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकर जितने भी हैं उनको लेकर नीतियों का निर्माण करें, उनके हेतु प्रेरित करना। तो 2012 से ये रिपोर्ट प्रारंभ हुई थी आपकी, 2012 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 2012 में पहली बार रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन, और इसके बाद फिर आपका 2022 में ये 10वां संस्करण है इसका। अब इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग है, जो आपको पता होना है चाहिए, सबसे पहले शीर्ष विश्व के सबसे खुशहाल देश, जो टॉप 5 देश हैं जहां पे सबसे ज़्यादा खुशहाली है, उनके नाम आप लोगों को याद कर लेना है। नंबर 1 है आपका फिनलैंड। ठीक है, नंबर 2 है आपका डेनमार्क, नंबर 3 है आपका आइसलैंड, नंबर 4 है आपका स्विट्जरलैंड, नंबर 5 है आपका नीदरलैंड। ये विश्व के सबसे खुशहाल देश हैं। सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों की लिस्ट में ये 5 देश हैं। हर बार यही रहते हैं आपके।
ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। हम लोग नहीं है ना खुश। अभी देखो अपनी रैंक, देखो आपकी रैंक क्या है। अच्छा, सबसे कम खुशहाल 5 देश जहां पे लोग सबसे कम, इस बार आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन से देश हो सकते हैं? हाँ, दक्षिण सुडान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नागरिक, आपको पता है क्या स्थिति रही? तो 146वें नंबर पे, जो सबसे लीस्ट आपका है, इसमें लीस्ट रैंकिंग दी गई है। हाँ, 146 नंबर पे अफगानिस्तान के नागरिक हैं। हमारी यही स्थिति है, हम सबसे दुखी, यहाँ सब तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे कि किसान आंदोलन थे, है ना, बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, फिर इसके बाद तो कहीं ना कहीं पे वो सारी चीज़ें, अब ये पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता इन रिपोर्ट पे, पता नहीं क्या कितना बायस्ड है। इतनी बुरी हालत तो हमारी नहीं है कि 146 देशों में भारत के लोग 136 में, लेकिन देखो तब भी देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग शहरों में रह रहे हो तो शायद प्रॉब्लम आपको ना समझ में आए, ग्रामीण स्तर में बहुत बुरा हाल है लोगों का। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देश हैं, अनिश्चितता का माहौल है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कितनी सारी समस्याएं, कुपोषण, जद्दोजहद, स्ट्रगल, संघर्ष, बेरोजगारी का स्तर, जिस तरीके से कोविड में पलायन आप लोगों ने देखा, सारी चीज़ें जो हैं ये सब मिलजुल के अभी भारत की स्थिति को इतना बेहतर नहीं मानते हैं। हाँ, इंडिया की रैंकिंग पिछले साल की जो रैंकिंग थी वो बहुत बुरी थी, 139 रैंक पे थे हम लोग 2021 में। एक मिनट रुक जाओ, पाकिस्तान की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में अंतर है ना। श्रीलंका भी हमसे बेहतर स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं पे देखो, कहीं ना कहीं पे रिपोर्ट देख के तो सरप्राइज होना ही पड़ता है कि इतनी बुरी स्थिति कैसे हुए, लेकिन फिर भी जो भी है रिपोर्ट सबके साथ है, पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे 2021 में ये रैंक हमारी 139 थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2022 की जो रैंकिंग है थोड़ा सा सुधार हुआ है, 136 स्थिति में भारत के लोग हैं। तो अप्रसन्न लोगों की संख्या जो है वो संख्या जो है सबसे बड़ी स्थिति निकली। ठीक है, यदि हम अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में जैसे नीचे, सबसे नीचे तो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर लेबनान है 145वें नंबर पे। लेबनान के बाद जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना, ये सारी अफ्रीकन कंट्री हैं आपकी। ठीक है, और यदि हम बात करें जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे इजराइल है, इजराइल 90वें नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 12वें नंबर पे है, जर्मनी 14वें नंबर पे है, यूके 17वें नंबर पे है, अमेरिका 16वें नंबर पे है। तो अदर देश या इस तरीके से इनकी कुछ स्थिति है। पड़ोसी देशों की बात करिए, चीन का 72वां स्थान है, चीन यहाँ पे नहीं दिया है ना। 72 रैंक पे चाइना है आपका। ठीक है, नेपाल का आपको देख ही रहे हैं 84वां स्थान है, श्रीलंका 127वां स्थान है, पाकिस्तान 121वां स्थान है और बांग्लादेश 94वां स्थान है। ठीक है, ये रैंक, और भारत आपका 136वां स्थान है। तो पड़ोस झूठ लग रहा है तो भारत इस सूची में अपने पड़ोसी देशों से काफ़ी पीछे है। क्या आप खुश हो कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, और देशों का क्यों नहीं लिया? मतलब सभी देश हैं, 146 देशों का ही लिया गया इसमें, टोटल रैंक 146 देशों की ही ली गई। ठीक है, जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के साथ जुड़े होंगे उतने ही देशों को लिया गया। ठीक, चलिए, तो ये आपको याद रखना है, याद कर लेना, ये आएगा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आएगा। नंबर 1 हमेशा याद रखना, फिनलैंड है आपका नंबर 1, फिनलैंड। अभी रसिया इस पे धमकी दे रहा था ना फिनलैंड को कि तुम्हें भी इन्वाइट कर लेंगे। पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, अब जो आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड सब एक साथ हैं, क्योंकि ये भी धमकी दे रहा था कि हम भी जा रहे हैं नाटो में। बोला जरूरत मत करना नाटो में जाने की, यूक्रेन देख लो। ठीक है, तो नाटो में गए तो सबसे अप्रसन्न देश बना देंगे तुमको ठीक है, चलो अगला एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, शायद आप लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और यूपीएससी में मुझे उम्मीद है कि इस बार ये करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा। एक समिट हुई है आपकी, एक मिनट, 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुई है भारत में, कांग्रेस हुई है। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगार्भिक कांग्रेस, लिख लीजिए 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगार्भिक कांग्रेस, इसका आयोजन भारत में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है इसका आयोजन, डेट लिख लीजिएगा। इसका आयोजन हुआ है 2020-22 में। ये डेट पहले थी लेकिन ये डेट पोस्टपोन कर दी गई
और ये अभी 2022 में अभी हुई थी आपकी, कब हुई थी? 20 से लेकर 22 मार्च 2022 के बीच हुई है ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस ये भारत में हुई है। और देखिए अल्टीमेट इसके माध्यम से जो खनन है, खनिज अन्वेषण है, जल संसाधनों के प्रबंधन की बात होती है, खनिज अवयवों संसाधनों की बात होती है, पर्यावरण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी कौन सी प्रयोग करनी है, उन सब आदि के बारे में इसमें चर्चा पर चर्चा होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार का जो विषय रखा गया था, विषय है द बेसिक साइंस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना। इसका विषय लिख लीजिएगा, भूविज्ञान, है ना। इसका विषय है एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान, भूविज्ञान ऐसे रखिएगा इसको, जियो साइंस, है ना। जियो साइंस मतलब भूविज्ञान, भूविज्ञान इसका जो थीम है, थीम पूछ लेता है कई बार, भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान है, ये इसका थीम था इस कांग्रेस का, ठीक है। और इसको जो मतलब इसमें कई सारे हर 4 साल में इसका आयोजन होता है, 36 इंटरनेशनल, हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। भारत में इसका आयोजन 1964 में हुआ था, 1964 के बाद अब हुआ है, ठीक है। 1964 में हुआ था, भारत ने पहले, इससे पहले मेजबानी एक बार की थी 1964 में, जो एशिया में पहली बार आयोजित होने वाली समिट थी। इस बार जो है फिर ये भारत में हुआ है। तो इसमें खान और खनिज मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय विज्ञान अकेडमी तथा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की जितनी विज्ञान अकेडमी है, इन सबके संयुक्त प्रयासों से इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अल्टीमेट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्था के तौर पे है। तो ये पृथ्वी विज्ञान की उन्नति प्रतिष्ठित वैश्विक मंच के तौर पे है। और इसका पहला सत्र जो है 1878 में फ्रांस में हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक भूवैज्ञानिक समुदाय को नियमित अंतराल पर बैठक के लिए एक संगठनात्मक ढांचा प्रदान करना, उसका अवसर देना, और साथ में जो जितनी भी आपकी जो इन्वायरमेंटल, जितनी महाद्वीप महासागर के भूवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में चर्चा करना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पे है। इससे पहले जो 35वां हुआ था वो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था इसके पहले, ठीक है। 34वां सत्र जो आपका हुआ था वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 35वां भारत में हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। कहाँ पे भारत में हुआ? नई दिल्ली में, वर्चुअल समिट थी ये, ठीक है। एक वर्चुअल समिट के तौर पे भी जितनी ज़्यादातर समिट हो रही सारी वर्चुअल ही हो रही हैं। विश्व के बड़े लीडर सभी कहीं आ जा नहीं रहे हैं, ठीक है, जब तक कोविड प्रोटोकॉल अभी कम से कम इस रूप में चल रहा है, ठीक है। तो 3 स्मारक डाक टिकट इसमें जारी किए गए थे, और ठीक है। चलिए, तो एक ये जरूर याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की समिट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए एक दस्तावेज जारी किया गया है, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई है। 13 हेडिंग डाल लीजिए इसमें, 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। 14 मार्च 2022 को ये रिपोर्ट जो है केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और इसके बाद जो है इन दोनों के द्वारा 13 प्रमुख नदियों पर कायाकल्प करने के लिए, मतलब फिर से इन नदियों को पुनरुद्धार करने के लिए क्या किया गया है, एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसमें 13 नदियां कौन कौन सी हैं, आप लोग नाम लिखना चाहो तो लिख लो। 13 नदियों के नाम लिखो। पहला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 13 प्रमुख नदियां सिंधु नदी तंत्र से जुड़ती हैं, और ये सब भारतीय क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति है। झेलम जम्मू कश्मीर में है, चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी ब्यास आपकी दोनों ये हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में हैं, ठीक है। फिर ये सब चली जाती हैं सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सतलुज, ये 5 हो गई हैं। इसके बाद यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी नदी। लूनी कहाँ पे है? राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी है, ठीक है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। टोटल काउंट करिए कितनी हो गई? तो टोटल ये पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 57.45% हिस्सा, इनका जो टोटल नदी बेसिन है वो देश के 57.45% को जो है कवर किया करता है। इनकी 202 सहायक नदियां भी हैं, मतलब उनको भी इसके साथ जोड़ा गया है,
तो इसमें कई सारे कार्यक्रम हमें करना है, जैसे कि हमें रिवर फ्रंट बनाना है, इको पार्क डेवलप करना है, जनता के बीच में जागरूकता पैदा करना है, वनीकरण करना है, जल ग्रहण करना है, वाटर ट्रीटमेंट करना है, पारिस्थितिकी बहाली करनी है, नमी संरक्षण करना है, आजीविका में सुधार लाना है, तो आय बढ़ाना इनके, और इसको एक तरीके से टूरिज्म के तौर पे इन नदियों को डेवलप करना। तो एक बड़ा जटिल और बहुत बड़ा कार्य जो है लिया गया है, और इसके लिए लगभग 19,342 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं इस बार के बजट में। तो 13 नदियों के कायाकल्प का विस्तृत दस्तावेज जो है जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, ठीक। और इसमें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तकनीकी सहायता के लिए ये 2 संस्थान जो है इसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज के तौर पे ये भी है, किसी भी तौर पे भी पूछा जा सकता है इसमें। सर इसमें एक जल मंत्रालय के है? जल मंत्रालय नहीं है इसमें 2 मंत्रालय हैं, दोनों मंत्रालयों का नाम लिख लीजिए। पहला मंत्रालय है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और दूसरा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। हाँ, वही जल शक्ति मंत्रालय, इसी जल मंत्रालय को ही कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये दोनों मंत्रालयों के साथ मिल करके ही काम किया जा रहा है, ठीक है। अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आपके भूपेंद्र यादव जी हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला, ये एक इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, भगवंत मान जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं, क्योंकि एक ये देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विशेषता है कि धरातली स्तर से भी आप उठ करके देश के राजनीतिक तौर पे आप पहुंच सकते हैं। सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, भगवंत मान जी, इस बार इसलिए क्योंकि एक ये नया चेहरा जो सीएम के तौर पे आए, इसके पहले एक 2 जगह से जीते थे, मतलब 2 जगह का मतलब ये है कि 17वीं लोकसभा में भी ये जीत कर आए थे और इसके पहले 16वीं लोकसभा में भी ये जीते हैं। कहाँ से? संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। ये शायद कहीं पे यदि पूछ लेता है तो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, ठीक है, और चुनाव लड़ा था पंजाब राज्य की एक विधानसभा है धुरी विधानसभा, तो धुरी विधानसभा से ये जीते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है ये संगरूर जिले में ही इनका जन्म हुआ है, वहीं पे एक गांव है सतौज गांव, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। और जो है धुरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये जीत करके आए हैं, ठीक है। तो बेसिक कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से हैं, इसके पहले चरणजीत सिंह चन्नी थे यहाँ के सीएम, इनको रिप्लेस किया इन्होंने, और अभी जो है यहाँ पे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये संगरूर से लोकसभा में और हाँ, से राज्य विधानसभा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आपको ये तो पता ही है कि 117 सीटें हैं टोटल पंजाब विधानसभा में, जिसमें से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, ठीक है, बड़ी पार्टी के तौर पे। कांग्रेस को 18 मिली थी, बीजेपी को 2 मिली थी, और शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली थी, और एक सीट बीएसपी को भी मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को, ठीक है। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, ये एक डायलॉग हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 2022, हेडिंग डाल लो, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 2022। तो वर्चुअल माध्यम से मीटिंग हुई थी आपकी, 15 फरवरी 2022 को ये मीटिंग हुई थी, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 2022, ठीक है। इसमें आपके जो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत के केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, इनका नाम है आर.के. सिंह, ठीक है। और इधर जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री हैं, इनका नाम है एंगस टेलर, इन दोनों के बीच में ये बैठक हुई थी, और ये आपकी जो है 4थी ऊर्जा बैठक के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। तो इसका जो मुख्य विषय था, थीम था इसका, कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं, उस विषय पे चर्चा होनी थी। और इसमें एक तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा जो है आपकी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कई सारे हस्ताक्षर भी किए गए हैं कई सारे विषयों पर। अब देखो ओवरऑल जो मेन थीम चल रहा है अब इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये चल रहा है कि वैश्विक उत्सर्जन में कमी लाना है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रोल करना है, चाहे पेरिस समिट रही हो, पेरिस समझौता रहा हो, या इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है।
तो अब अल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पे नवीकरणीय एनर्जी है, जिसमें सोलर एनर्जी हो गया आपका, या पवन ऊर्जा हो गई, या फिर आपकी भूतापीय ऊर्जा को अब खत्म करना है, इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आपका जो है ये नवीकरणीय ऊर्जाओं को देखना है। अब दिक्कत क्या है, इनकी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है ना। अभी नवीकरणीय ऊर्जा थोड़ा महंगी है, तो इसकी लागत कैसे घटाया जाए, कैसे प्रौद्योगिकी को और बेहतर किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के डायलॉग चलते रहते हैं देशों के साथ। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ये चीज़ें लेकर के चल रहा है। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट है, ये आपका आप देख रहे हैं ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है, और ये आर्द्र भूमि क्षेत्र अरावली जैव विविधता क्षेत्र के तौर पे है। ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है आपका। ये कहाँ है आपका? गुरुग्राम में, गुड़गांव में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। सबकी अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है, नदियों की भी होती है, जैसे यमुना की बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ से भी नदी जाती है उसकी खुद की बायोडाइवर्सिटी। यहाँ हिंडन है तो हिंडन की बायोडाइवर्सिटी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी आपको जैसा कि पता है यही क्षेत्र है, यहाँ पे दिल्ली से लेकर के आपका जो है राजस्थान के गुजरात के नज़दीक जो पालनपुर पड़ता है वहाँ से लेकर के दिल्ली रिज तक है। तो हरियाणा का ही क्षेत्र है, गुड़गांव दिल्ली से सटा हुआ, वहीं पर अरावली बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो है लगभग अभी 49 साइट्स इंडिया की हैं जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र के तौर पे हैं। तो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय इसको बोलते हैं OECM। ये कैटेगरी बनाई गई है, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, इसके तहत इसको संरक्षित घोषित किया गया है। ये भारत का पहला OECM साइट है, भारत की पहली फर्स्ट OECM साइट है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। आमतौर पे ये साइट क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक संस्था के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको बोलते हैं IUCN। IUCN ही वो संस्था है जिसके द्वारा IUCN ये जितने भी COP होते हैं ये सारी चीज़ों को इसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन पे व्यापक स्तर पे काम किया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के तहत जो है इसका सृजन हुआ था। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा वो क्षेत्र जो संरक्षित नहीं है, जो प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन उनमें समृद्ध जैव विविधता है ना, तो ऐसे क्षेत्रों को जो है OECM कैटेगरी के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो भारत को OECM टैग प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला जो है, ठीक है, IUCN के द्वारा ही रेड डेटा लिस्ट भी जारी की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अरावली जैव विविधता पार्क जो आपका है कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में लगभग 390 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 390 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत व्यापक स्तर की है। यहाँ पर अर्ध शुष्क वनस्पतियाँ हैं, जैसा कि वर्षा वाला क्षेत्र है उसी हिसाब से लगभग 300 देसी पौधे हैं। यहाँ पर 1,01,000 के आसपास पेड़ हैं और 43,000 झाड़ियाँ और पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर लगातार आती हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है आपकी, ठीक है। और एक तरीके से अरावली पर्वत श्रेणी को दिल्ली का हरा फेफड़ा भी कहा जाता है, दिल्ली NCR का। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत व्यापक स्तर की, आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कुछ तस्वीर है। तो ये भारत की पहली जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। OECM कैटेगरी का पहला संरक्षित क्षेत्र के तौर पे इसको डेवलप किया गया है। IUCN के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। स्पष्ट है? इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, हिंदी में मैं बहुत बता देता हूं। अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नया ही एक तरीके से ये भी मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। भारत में WTO के द्वारा जो है, माफ करिएगा, WHO के द्वारा जो है भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल सेंटर की स्थापना की गई है। ग्लोबल सेंटर फॉर
ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ये स्थापना की गई है WHO के द्वारा। भारत में कहाँ की गई है, जगह कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए विश्व भर में बहुत सारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हर देश की है, हमारे देश की भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे आयुष मंत्रालय है ना। आयुष मंत्रालय इसीलिए बनाया गया है कि हमारी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको जो है क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए और उनको व्यापक तौर पे बढ़ाया जाए। तो जामनगर में, गुजरात के जामनगर में इस सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में। जामनगर गुजरात में कौन सा सेंटर बनाया गया आपका? ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, GCTM। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। तो आमतौर पे मुख्य जो है प्रयास यही है कि भारत की जो पारंपरिक, ठीक है, ये है आपका भारत की पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना की गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि हर साल जारी की जाती है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। ठीक है, लिख लीजिए, स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी हुआ है। अभी एक रैंकिंग है ये, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। दो में से कोई भी जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे देखिए रैंकिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके लिखा गया है। दरअसल होता क्या है, इसमें जितने भी राज्य होते हैं भारत के, उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, 4 श्रेणियों में जो पहले की 5 होती हैं, पहली रैंक से लेकर के 5वीं रैंक तक, इनको स्टार जो है कैटेगरी में रखा जाता है। पहली होती है स्टार कैटेगरी, स्टार। ठीक है, पहली रैंक में इस बार कौन आया है? कौन है ये? कहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके सामने? आंध्र प्रदेश। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है आपका, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, ठीक है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा, चौथे नंबर पे गुजरात, इसके बाद आपका महाराष्ट्र। तो ये टोटल 5 आपकी स्टार कैटेगरी से हैं। क्लियर है? तो एक तरीके से ये नई दिल्ली में स्थित है आपका थिंक टैंक है स्कॉच। ठीक है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट जो है इसके द्वारा जारी की गई है। इसके तहत ये 5 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है आपकी स्टार, दूसरी कैटेगरी की है आपकी परफॉर्मर, इसके आगे की 5 कैटेगरी परफॉर्मर 1 से 5 तक रैंक वाले राज्यों को स्टार रैंकिंग दी जाती है, और छठे स्थान से लेकर के आपका जो 10 तक हैं उनको जो है परफॉर्मर में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे उत्तर प्रदेश आपका, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 7वें नंबर पे है, तेलंगाना 6वें नंबर पे है, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर असम है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर बिहार है। ठीक है, यहाँ तक देखें परफॉर्मर है। 5 स्टेट आपके स्टार कैटेगरी में हैं, फिर इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश आपके परफॉर्मर कैटेगरी में है। इसके बाद अगली कैटेगरी जो बनाई गई है वो बनाई गई है कैचिंग अप स्टेट। कैचिंग अप स्टेट में ये आपकी कैचिंग अप, अगली कैटेगरी है कैचिंग अप। ठीक है, पहली थी स्टार कैटेगरी, दूसरी थी आपकी परफॉर्मर कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी थी आपकी कैचिंग अप कैटेगरी, कैचिंग अप। ठीक है, तो कैचिंग अप कैटेगरी में आपका है बिहार, 11वें नंबर पे बिहार है, 12वें नंबर पे आपका हरियाणा है, 13वें नंबर पे जम्मू कश्मीर, 14वें नंबर पे छत्तीसगढ़, 15वें नंबर पे राजस्थान। इसके बाद बाकी सब अन्य पे आ जाते हैं। अगली कैटेगरी इसमें अन्य, अदर स्टेट। तो ये आपकी टोटल 4 कैटेगरी क्रिएट की गई हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत? स्टार कैटेगरी में नंबर 1 याद रखना है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र।
ठीक है। इसके बाद आपका तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार आपका। इसके बाद आपका कैचिंग अप में बिहार है, हरियाणा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? देखिए एक रिपोर्ट ये बनाई गई है जिसमें से गवर्नेंस के आधार पे, गवर्नेंस मतलब शासन व्यवस्था को लेकर के, है ना, किसी राज्य की क्या स्थिति है उसको हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या लिखा हुआ है? स्कॉच एक संस्था है जो गवर्नेंस रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट कार्ड देती है। क्लियर है? तो इसमें यानी कि शासन कितने अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, तो यानी सुशासन रिपोर्ट। यस, एक तरीके से सुशासन को लेकर के। तो बिहार भी आएगा इसमें। हाँ, तो बिहार तो है ही है कैचिंग अप में, चाहे बिल्कुल, लेकिन अभी 11वें नंबर पे है, ये भी ध्यान रखना है। हमेशा सब रहता है सबसे लास्ट। लेकिन अब देखो बिहार ऐसा नहीं है, सुधार कर रहा है, सुधार की दिशा में बिहार है, और एक दिन आएगा फिर से जब बेहतर हो जाएगा। एक रिपोर्ट आपकी ये आई है, यूडाइस एक संस्था है, एक ये सिस्टम डेवलप किया गया, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। तो इसके तहत जो है एक तरीके से जितने भी स्कूली शिक्षा हैं, स्कूली शिक्षा चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा हो, तो जो स्कूली शिक्षा मिलती है आपकी, कहें तो 12th तक की शिक्षा जो आपकी होती है, 12वीं तक की शिक्षा, तो इसमें छात्र शिक्षा का अनुपात कितना है, लड़कियों के नामांकन का स्तर कितना है, ठीक है, इसमें क्या सुधार है, ये सारी चीज़ों को लेकर के एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली रिपोर्ट आपकी 2020-21 आपकी अभी जारी हुई है। क्लियर है? ये कौन जारी करता है? आपका शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। 9 मार्च 2022 को ये रिपोर्ट आपकी जारी हुई है, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। 9 मार्च 2022 को ये रिपोर्ट आपकी जारी हुई है। क्लियर है? एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, ये एक रिपोर्ट है आपकी, ये जारी की गई है। अब देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके एकीकृत शिक्षा सूचना प्रणाली में, इसमें जो है क्या क्या चीज़ें, इसमें राज्य के सभी राजकीय, गैर राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक सूचनाओं को संकलित कर कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का इसमें निर्माण किया जाता है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली जो बनाई गई है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो सभी जितना भी है सबको डिजिटल करने का प्रयास किया। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं देखो, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है, 2018-19 से डेवलप की जा रही है, 9 मार्च 2022 को किया गया। इसके तहत शिक्षा, छात्र शिक्षा का अनुपात, लड़कियों के नामांकन, सभी स्तरों पर जो है आए हुए सुधार को प्रदर्शित करता है। अब रिपोर्ट क्या है देखो, विद्यालय में छात्र और शिक्षक को लेकर के सबसे पहली बात, स्कूली शिक्षा में नामांकित कुल छात्र कितने हैं, नामांकन कितने छात्रों का हुआ है 2020-21 में 25.38 करोड़ है, ठीक है, स्कूली शिक्षा में नामांकन। इसके पहले से 2019-20 से बढ़ी है ये संख्या, 25.1 करोड़ था, यहाँ पर 25.38 करोड़ है। शिक्षकों की बात करें तो टोटल शिक्षक जो हैं अभी हैं 96.96 लाख, 96 लाख के आसपास, मतलब मान लीजिए 96 लाख के आसपास शिक्षक है टोटल, ठीक है। 2019-20 की तुलना से शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। इसके बाद अवसंरचना की बात भी की गई है कि बिजली कनेक्शन कितने विद्यालयों में है, कुल विद्यालयों में 12.2 करोड़, सोचिए, ठीक है। और इसके बाद मतलब 84% विद्यालय हैं जो हमारे बिजलीकृत हैं। पेयजल की सुविधा कितनी है, 95.2% विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है। इसके अलावा शौचालयों का निर्माण 93.91% विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर किन किन विद्यालयों में है, तो यहाँ पे लिखा है 6 लाख विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था हो चुकी है। इंटरनेट 3.5 लाख के आसपास है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो चुकी है। तो इस तरीके से पूरी रिपोर्ट आपकी होती है, जारी की जाती है। आप इस रिपोर्ट को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, ठीक है। इसी को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन कहा जाता है, इसी को यूडाइस कहा जाता है, यूडाइस प्लस, ठीक है। तो इसके लिए जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये डेटा जारी किया गया है। इसमें 2020-21 में टोटल छात्र कितने हैं, 25.38 करोड़ के आसपास, शिक्षक कितने हैं 96.96 लाख के आसपास। विद्यालयों की अवसंरचना की बात करें तो बिजली का कनेक्शन लगभग 84% विद्यालयों में है, पेयजल लगभग 92%, इसके अलावा शौचालय का निर्माण 93% के आसपास है, 93.91। कंप्यूटर की बात करें तो 6 लाख विद्यालयों में है, इंटरनेट 3.5 लाख विद्यालयों में, 3.7 लाख, ठीक है।
तो ये आपकी टोटल रिपोर्ट है। बाकी ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छात्र जो टोटल नामांकन हुआ है वो है आपका 25.38 करोड़। ठीक है, तो ये रिपोर्ट एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा, इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पहल चालू की गई है आपकी, इसका नाम है समर्थ। आपको पता होना चाहिए समर्थ पहल किस लिए है। एक तरीके से उद्यमिता प्रोत्साहन करने के लिए, उद्यमिता प्रोत्साहन का मतलब है जो महिला उद्यमी है हमारे यहाँ पे, जो स्टार्टअप है महिला उद्यमी, इनको प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान चालू किया गया है जिसका नाम रखा गया है समर्थ। ठीक है, समर्थ अभियान किससे जुड़ा हुआ है, लिख लो। समर्थ अभियान आपका जुड़ा हुआ है उद्यमिता प्रोत्साहन के से जुड़ा हुआ है। ये महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, इसका नाम है समर्थ। महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। 7 मार्च 2022 को इसको प्रारंभ किया गया है। अल्टीमेट गोल इसका ये है कि महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, स्वतंत्र बनाना। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें यह है कि मंत्रालय के द्वारा जो कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित जो कौशल विकास कार्यक्रम है उसमें 20% सीटें जो है महिलाओं को आवंटित की जाएंगी। ठीक है, तो 20% आरक्षण की बात है। इसके अलावा जो महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई हैं, महिलाओं के नाम से जो है जो एमएसएमई सेक्टर हैं, उन सभी एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है क्या किया जाएगा, उनकी विपणन, बेचने को लेकर के सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। व्यापक स्तर पे उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, उद्यम पंजीकरण कराने का भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो इस पहल के माध्यम से मंत्रालय के द्वारा महिलाओं को रोजगार के नए अवसर, साथ में कौशल विकास, बाजार विकास आदि में सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो समर्थ किससे जुड़ा हुआ है, महिला उद्यमिता अभियान से जुड़ा हुआ है। महिलाओं को क्या करना, उनको जो है एम्पावर्ड करने के उद्देश्य से इसको जोड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता अभियान, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब देखो हमारे यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है समर्थ के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, निःशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में ये लिखा हुआ है ना, 20% के आसपास आपका जो है ये सीटें वो आवंटित की जाएंगी। ठीक है, उद्यम पंजीकरण के लिए काम किया जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वाणिज्यिक योजनाओं पर 20% का जो है छूट होगी, प्रसंस्करण शुल्क पर, ये सारी चीज़ें। एक ये आपका जो है कन्या उत्सव मनाया गया है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसी के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली की तरफ जो बच्चियां हैं 11 साल से 14 साल तक की बच्चियां, 11 साल से 14 साल तक की जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों के प्रवेश को लेकर के प्रयास किया है ये। ठीक है, तो 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने औपचारिक शिक्षा या कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए ये एक अभियान चलाया है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इसकी शुरुआत की है। ये ध्यान रखना है आपको, मतलब इनकी नामांकन करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, वित्त पोषण इसका सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जाएगा और इसके तहत जो अन्य योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी इसके तहत जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर से जुड़े हुए लगभग टॉपिक। कितने टॉपिक हो गए होंगे आज के, एक बार काउंट कर लीजिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अभी आगे और करेंगे हम लोग, अब क्रम से चलता रहेगा सिलसिला आप लोगों का पर डे के स्तर पे। बस अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ जितना मैं बताता जाऊं। हो गए 10 के आसपास हो गए ना, हाँ 11 हो गए ना, ठीक, इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपका अभी का करंट अफेयर्स हो गया। अब आगे रेगुलर कंटिन्यूअस से चलता रहेगा, आपके एग्जाम तक मैं आपका करंट अफेयर्स में काफ़ी हद तक आपकी मदद कर दूंगा। लगभग आपका हर तरीके की करंट अफेयर्स होगी। धीरे धीरे इसको और जो जितना एक साल का आपका करंट अफेयर्स है पूरा 2021-22 का, वो पूरा कवर होगा इस पूरे सेगमेंट पे।
हाँ, तो 11 टॉपिक हैं, इनफ है। 10 से 11 टॉपिक डेली आपको, और इतने याद कर लेना ही। मैं बस चाह रहा हूँ कि ये तुरंत सिनॉप्सिस 1-2 बार अपने 2-2 पेज 3-3 पेज में आपके बनेंगे, तुरंत इनको याद कर लेना है या अपने पास रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक मैगजीन मंथली मैं आपको बता दूंगा, जो वार्षिकांक कोई आएगा एग्जाम से पहले, उसको भी आपको ले लेना है, तो उसमें और इसमें मिला के रिवाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें। बट कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जितना करा दूँ इतना ही अपने आप में पर्याप्त होगा, क्योंकि आप एक सोर्स से पढ़ोगे, मैं मल्टीपल सोर्स से आपको कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका ये करंट अफेयर्स को लेकर के सेगमेंट है।